बीए प्रोग्राम वालों का सेकंड सेमेस्टर के जो स्टूडेंट्स हैं उनका एग्ज़ाम फेस्टिवल शुरू हो चुका है। उन्हें कुछ ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो हमेशा एग्ज़ाम में आते हों और जिन क्वेश्चनों को अगर वो पूरी तरह से करके जाएँ तो सिर्फ पास ही ना हो बल्कि उनके अच्छे नंबर आ जाएँ। पिछले वीडियो में हमने पॉलिटिकल ऑनर्स सेकंड सेमेस्टर के टॉप 5 क्वेश्चन बताए थे। आज जब बच्चों ने उन क्वेश्चनों को एग्जाम में अटेम्प्ट किए तो उनको उन क्वेश्चनों को काफ़ी फ़ायदा मिला उन क्वेश्चनों से। उसके बाद बीए प्रोग्राम वालों के बच्चों के लिए भी हमने सोचा कि ऐसे टॉप 5 क्वेश्चन बता दें जिसको वो करके एग्जाम में जाएँ तो उनके नंबर बहुत अच्छे आ जाएँ। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए भारतीय शासन और राजनीति के टॉप 5 में ऐसे क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जिसे अगर स्टूडेंट कर ले तो मैं कह सकता हूं कि उसे फिर सिर्फ वो पास होने की तो चिंता छोड़ ही दे बल्कि वो इस बात की चिंता करे कि वो 8 या 9 ग्रेड में से क्या लेके आएगा। अर्थात ये टॉप 5 क्वेश्चन उसके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं, इसलिए वो इन टॉप 5 क्वेश्चनों की तैयारी कर ले। टॉप 5 क्वेश्चनों में से पहला क्वेश्चन है मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों में अंतर बताओ, जो हमेशा आता है। दूसरा क्वेश्चन है विधायिका मतलब संसद, कार्यपालिका मतलब प्रधानमंत्री और न्यायपालिका मतलब सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां वो पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन जाति और जेंडर मतलब महिला, जाति और जेंडर से जुड़ा हुआ तीसरा क्वेश्चन वो पूछेगा। चौथा क्वेश्चन है सांप्रदायिकता और धर्मनिरपेक्षता के ऊपर वो एक व्याख्या या एक लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछ सकता है। पांचवा क्वेश्चन में राजनीतिक दल, सामाजिक आंदोलन तथा विकास की रणनीति, इन तीनों में से कोई दो क्वेश्चन भी आ सकते हैं या फिर ये तीनों भी आ सकते हैं। इस तरह ये टॉप 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनके एग्जाम में आने के पूरे चांस हैं। हम सबसे पहले क्वेश्चन की चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत ये ऐसा क्वेश्चन है जो एग्जाम में हमेशा बच्चों को अ, सामने आता है और बच्चे इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते भी हैं। तो जानकारी होनी चाहिए ये मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों को किस तरह से करना चाहिए और इसकी क्या विशेषता है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जिसके बिना मनुष्य अपना विकास ही नहीं कर सकता, जिसका वर्णन संविधान में होता है, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों को एक तरह से अमेरिका से ग्रहण किया गया और ये संविधान के भाग 3 में है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 से हैं, जिसमें समानता के अधिकार से लेकर संवैधानिक उपचारों तक के अधिकार शामिल है। जो मौलिक अधिकार हैं इसलिए इन्हें मौलिक कहा जाता है क्योंकि अगर ये हमसे ना जुड़े रहे तो हम अपने व्यक्तित्व का विकास ही नहीं कर सकते। जैसे कि समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण और शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक अधिकार आदि। जो मौलिक अधिकार है इनकी संख्या बेशक 6 है लेकिन ये हमारे जीवन के आधार है, भारतीय संविधान की एक तरह से आत्मा है और इन मौलिक अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता। इनके पीछे कानून की शक्ति होती है, अगर कोई छीनता है तो दंड का भागीदारी है। अब हम बात करेंगे नीति निर्देशक सिद्धांतों की। नीति निर्देशक सिद्धांत जो है आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांत एक तरह से ये सिद्धांत नेताओं का मार्गदर्शन करते हैं कि जिस तरह से देश के अंदर संसाधन उपलब्ध होते जाएंगे, नेताओं को ये काम करने हैं और नेता जिस तरह से वो काम करते जाएंगे, देश के अंदर सामाजिक आर्थिक कल्याण वैसे वैसे बढ़ता जाएगा। नीति निर्देशक सिद्धांत समाज के सभी वर्गों से जुड़े हुए हैं, पर्यावरण से जुड़े हुए हैं, महिलाएं से जुड़े हुए हैं, बुजुर्गों से जुड़े हुए हैं। इन नीति निर्देशक सिद्धांतों की संख्या व्यापक है और समय समय पर सरकार समय और परिस्थितियों और संसाधनों के माध्यम से इन नीति निर्देशक सिद्धांतों की पूरा करने की कोशिश करती है। इन नीति निर्देशक सिद्धांतों को अगर लागू किया जाता है तो देश के अंदर सामाजिक आर्थिक कल्याण के अधिक से अधिक अवसर आएंगे। अब एग्जाम में अगर आपका मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत आता है तो आप मौलिक अधिकारों की व्याख्या करें, फिर नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में थोड़ा बताएं और उसके बाद इन दोनों में थोड़ा अंतर करके निष्कर्ष लिख दें। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं जाति और जेंडर।
भारत के अंदर जातीय जो व्यवस्था है, उसका आधार बहुत पुराना है। एक तरह से कहा जाए कि भारतीय समाज का आधार ही जाति है तो गलत नहीं होगा। भारत के अंदर सामाजिक संरचना का आधार ही जातीय रहा है और जाति अभी से ही नहीं रही। रामायण और महाभारत और मनु काल से जाति व्यवस्था देखने को मिली है। प्राचीन समय में भी 4 जातियों का वर्णन है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, ठीक है? और जातीय आधार पर भेदभाव देखने को मिला है, ऊपरी जाति में, निचली जाति में, और ये भेदभाव काफ़ी बड़े स्तर पे देखने को मिला। लेकिन अंग्रेज़ों के आने के बाद एक कानून का शासन स्थापित हुआ, वहाँ पे और विभिन्न सामाजिक सुधारकों के माध्यम से, जैसे कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर हो गए या विनोबा भावे हो गए या फिर उसके बाद कई ऐसे ज्योतिबा फुले हो गए, भीमराव अंबेडकर हो गए, उनके माध्यम से जो जातीय व्यवस्था थी उसको कमज़ोर करने की कोशिश की गई। जातीय आधार पे जो भेदभाव होती है, उसको तो एक तरह से गलत बताने का प्रयास किया गया, तो जातीय व्यवस्था जो थी थोड़ी कमज़ोर हुई। उसके बाद भारतीय संविधान के अंदर जब देश को आज़ादी मिली, तो जातीय आधार पे जो भेदभाव होता था, उसे बिल्कुल गलत बता दिया गया और एक तरह से अनुच्छेद 14 से 18 तक भारतीय संविधान में सबको जाति के आधार पर एक तरह से जो भेदभाव है उसे गलत ठहराते हुए सभी जातियों को समान अधिकार दिए गए। लेकिन भारत में समय-समय पे विभिन्न जातियां आगे बढ़ सके, उनको अवसर मिल सके, इसके लिए कई आयोग भी बने, जिनमें कि मंडल कमीशन सबसे मेन आयोग माना जाता है, जिसने 27% रिजर्वेशन की बात कही थी पिछड़ी जातियों के लिए। और आज के समय में जो जाति है एक तरह से वोट बैंक बन गई है सरकार के लिए। वो विभिन्न जातियों के लिए विभिन्न तरह की एक तरह से सभी राजनीतिक दल ऐसी योजनाएं बनाते हैं या वोट बैंक के थ्रू उनको प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, ताकि उनके पास वोट के रूप में वो जातियां जुड़ी रहें। अब दूसरी हम बात करते हैं जेंडर की। देश की आधी आबादी अगर देखी जाए तो महिलाओं की है, लेकिन क्या महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में उतने अवसर मिल पाए जितने मिलने चाहिए? पितृतंत्रीय समाज भारतीय समाज में देखने को मिला है, महिलाओं के साथ भेदभाव भी रहा है। लेकिन राजनीति में महिला एक सशक्तिकरण के रूप में उभरी है। कोई भी राज्य सरकार का विधानसभा चुनाव हो या केंद्र की लोकसभा चुनाव, महिला के वोट बैंक के बिना उसकी गवर्नमेंट आ नहीं सकती। इसलिए महिलाओं से जुड़े हुए विभिन्न योजनाएं बनती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं की राजनीति में भागीदारी कितनी है। ये हम देखते हैं कि ग्राम पंचायत या नगर निगम में महिलाओं को रिजर्वेशन दे दी गई है, लेकिन अभी भी संसद में, विधानसभा में ये मामला अटका हुआ है। महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए उन्हें जरूरी है कि उन्हें अवसर मिले, समान अधिकार तो मिले ही हुए हैं, लेकिन सशक्तिकरण और अवसरों को भी प्राप्ति होनी चाहिए। देश के अंदर महिला भी एक बहुत बड़ी वोट बैंक है। सरकार के किसी भी पार्टी को सत्ता में लाने में और सत्ता से हटाने में महिलाओं का योगदान बहुत ज़्यादा है। इसलिए आपने देखा है कि हाल-फिलहाल में 1-2 सालों में जो भी चुनाव हो रहे हैं, राज्य विधानसभा के हो रहे हैं, उनमें महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की जाती है ताकि वो महिला वोट बैंक उनसे जुड़ी रहे। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, राजनीतिक दल, सामाजिक आंदोलन और आज़ादी के समय विकास की रणनीति या विकास की प्रक्रिया। पहले हम बात करते हैं राजनीतिक दल क्या होता है। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का समूह होता है जिनके सिद्धांत एक जैसे होते हैं। उन सिद्धांतों के आधार पर वो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद सरकार का निर्माण करते हैं। उसे हम राजनीतिक दल कहते हैं। राजनीतिक दल कई तरह के होंगे, एक दलीय, दो दलीय, बहुदलीय। किसी देश में सिर्फ एक दल होता है, जैसे कि चीन में, कहीं पे दो-दो दल होते हैं, ब्रिटेन और अमेरिका में दो दलीय व्यवस्था है, लेकिन कहीं-कहीं पे बहुत सारे दल होते हैं, जैसे भारत में उसे बहुदलीय प्रणाली भारत में मौजूद है। उसे बहुदलीय प्रणाली भी कहते हैं, जहाँ पे बहुत सारे दल हो। राजनीतिक दल करते क्या हैं? राजनीतिक दल पहले तो राजनीतिक सिद्धांतों का निर्माण करेंगे, लोगों में राजनीतिक शिक्षा देंगे, चुनाव लड़ेंगे, अगर चुनाव जीत जाते हैं, अच्छी सीटें मिल जाती हैं तो सरकारें बनाएँगे, नीतियों का निर्माण करेंगे, विपक्षी दल की भूमिका भी
राजनीतिक दल अदा करते हैं, तो राजनीतिक दल के कई काम हैं, लेकिन राजनीतिक दल में कुछ कमियां भी हैं। कमियां क्या है? राजनीतिक दल हमेशा धर्म और जाति के आधार पे कभी भी राजनीतिक दलों का निर्माण नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल जब भी बने, राजनीतिक और आर्थिक सिद्धांतों के आधार पर ही बने। धर्म और जाति के नाम पे देश के लोगों को आपस में लड़वाने का काम भी राजनीतिक दल को नहीं करना चाहिए। राजनीतिक दल में एक किसी भी तरह से एक तरह से बल का प्रयोग, धन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, जो आज के समय में हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दल से जुड़ना एक बहुत बड़ी बात हो गई है। एक तरह से राजनीतिक दल को संकीर्ण राजनीतिक दृष्टिकोण से ऊपर उठते हुए देश के हित के लिए, देश के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। अब हम बात करते हैं सामाजिक आंदोलन। सामाजिक आंदोलन समाज के लोगों के लिए, सामाजिक उद्देश्य के लिए, सामाजिक कल्याण के लिए, सामाजिक हित के लिए, समाज के लोगों द्वारा संगठित आंदोलन को सामाजिक आंदोलन कहते हैं। सामाजिक आंदोलन की कुछ विशेषता होती है। सामाजिक आंदोलन अभी कभी भी हो तो उसमें समाज के लोगों की भागीदारी होनी चाहिए। सामाजिक आंदोलन का एक उद्देश्य होना चाहिए। सामाजिक आंदोलन निरंतर होनी चाहिए और सामाजिक आंदोलन जो भी हो वो एक शांति प्रिय तरीके से होना चाहिए। सामाजिक आंदोलन देश में बहुत हुए हैं। पर्यावरण से जुड़ा हुआ चिपको और चिल्का आंदोलन हुआ, महिलाओं से जुड़ा हुआ आंदोलन हुआ, मजदूरों से जुड़ा हुआ, किसानों से जुड़ा हुआ, मछुआरों से जुड़ा हुआ। तो आंदोलन के कई प्रकार हैं जो मैंने अभी नाम लिए। इन आंदोलनों का, इन सामाजिक आंदोलनों का क्या महत्व है? ये लोकतंत्र में अपनी बात पहुंचाने का एक माध्यम है। ये लोकतंत्र के स्तंभों को मजबूत करते हैं। ये सरकार तक आम जनता के उद्देश्य को पहुंचाने का काम करते हैं। सामाजिक आंदोलन सामाजिक सशक्तिकरण का भी एक माध्यम है, क्योंकि इसके माध्यम से वो ये सरकार की तानाशाही को कम करते हुए अपनी मांगों को सरकार के सामने रखते हैं। अब हम तीसरा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विकास की रणनीति। कोई कभी भी सेकेंड सेमेस्टर का बीए प्रोग्राम का ऐसा पेपर मैंने नहीं देखा है जिसमें विकास की रणनीति से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ना पूछा जाए। इसलिए इस विकास की रणनीति का जो मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं उसे आप बहुत बारीकी से समझें। सबसे पहले विकास की रणनीति में आजादी के समय आपको समस्या बतानी होगी। आपको मालूम है हमें आजादी तो मिली लेकिन एक विभाजन के साथ मिली, और जब देश को आजादी मिली तो उस समय समस्या बहुत थी। बहुत सारे शरणार्थी के रूप में पाकिस्तान वाले हिस्से से बहुत सारे सिख और हिंदू आए थे। लोकतंत्र का चलाने का हमें कोई अनुभव नहीं था। विकास हमें किस तरीके से करनी है, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी, आर्थिक असमानता, बहुत सारी आजादी के समय चुनौती थी जिन्हें पार करना हमारे लिए बहुत जरूरी था। आजादी के साथ ही हमने नियोजन, पंचवर्षीय योजनाएं, मिश्रित अर्थव्यवस्था का उद्देश्य सामने रखा और देश के अंदर हरित क्रांति और श्वेत क्रांति ने देश के विकास के ढांचे को बदल दिया। 1947 से लेकर 1990 तक हमारा जो विकास था वो नियोजित तरीके से था, जिसमें राज्य का हस्तक्षेप बहुत देखने को मिला। लेकिन नई आर्थिक नीति 1990-91 में आई, जिसके तहत हमने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अपना लिया और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। हमारे देश में व्यापक तौर पर पूंजी निवेश हुआ और देश के अंदर उत्पादन क्षमता के साथ साथ व्यापार भी बहुत तेजी से बढ़ा। नई आर्थिक नीति का ही प्रभाव आज के समय में ये है कि देश इतना बड़ा बाजार बना हुआ है। लेकिन आज भी हमारे विकास की रणनीति के सामने कई चुनौती है। पहली चुनौती तो ये है कि देश के अंदर पॉपुलेशन, जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और मतलब दुनिया के एक तरह से 20 से 22% आबादी सिर्फ इंडिया में है। दूसरी ये कि विकास को आधार बनाने के लिए जरूरी है कि आपको अपने पर्यावरण को भी बचाना होगा। आज पर्यावरण को बचाना हमारे देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। इसके साथ ही जातीय और धार्मिक आधार पर देश को एक तरह से बांटने की कोशिश करना गलत है। धर्म और जाति के बवाल से हमें ऊपर उठना होगा। भ्रष्टाचार को दूर भगाना होगा।
गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा जैसी समस्याओं पे काबू पाकर भारत 2047 तक अपने आजादी के 100 साल पूरे होने पर एक विकसित भारत के रूप में विकास के नए आयामों को प्राप्त कर सकता है। अत्यंत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता। सबसे पहले जरूरत है कि हम धर्मनिरपेक्षता को समझें। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है जिस राष्ट्र का अपना कोई धर्म ना हो और वह राष्ट्र सभी धर्मों को सम्मान करे, धर्म के नाम पे कोई भेदभाव ना करे और धर्म के मामले में अपनी दखल अंदाजी भी इतना ना करे। उस राष्ट्र को हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र कहेंगे। भारत में जो धर्मनिरपेक्षता का जो एक शब्द है वो बहुत पुराना है, क्योंकि हमारे देश के अंदर धर्मनिरपेक्षता के जो गुण थे ना वो शुरू से दिखाई दिए। कभी भी भारत में एक धर्म का प्रभाव इतना दिखाई नहीं दिया। हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, ये शुरू से ही साथ साथ चले हैं। मैं आपको बता दूं तो सनातन धर्म जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम धर्म माना जाता है उसका जन्म हिंदुस्तान में ही हुआ। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म का जन्म हिंदुस्तान में ही हुआ। मुस्लिम और ईसाई धर्म अगर बाहर से भी आए तो भारत ने उनको भी स्वीकार किया। तो एक तरह से धर्मनिरपेक्षता का जो गुण है ना, सभी धर्मों को लेके चलने की जो बात है वो भारतीय इतिहास में शुरू से रही है, जो अभी भी देखने को मिल रही है। भारतीय संविधान पे अगर नजर डालें तो अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में हमारे मौलिक अधिकारों में ये कह दिया गया है कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति भारत में रहने वाले अपने अनुसार धर्म को मान सकता है, प्रबंध कर सकता है। धर्म के नाम पे कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। धर्म के मामले में राज्य इतना हस्तक्षेप नहीं करेगा ही नहीं। एक तरह से भारत के अंदर मौलिक अधिकार के रूप में धर्मनिरपेक्षता को जोड़ दिया गया है। इसके साथ ही जो धर्मनिरपेक्षता हमारे देश में है उसकी जड़ें बहुत मजबूत है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि धर्मनिरपेक्षता को कुछ लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं, कुछ ऐसे धार्मिक जातीय संकीर्ण संगठन हैं जो धर्म के नाम पे देश के अंदर सांप्रदायिकता के जहर को घोलना चाहती है और देश के अंदर दो जातीय, दो धर्म के लोगों के बीच में एक तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करना चाहती है। अब ये सवाल उठता ही सांप्रदायिकता है क्या? एक जगह जहां धर्मनिरपेक्षता सभी धर्म को लेके चलने की बात करता है, वहीं पे सांप्रदायिकता एक तरह की धार्मिक संकीर्ण सोच है जो ये सिद्ध करता है कि मेरे धर्म की तुलना में दूसरा धर्म एक तरह से तुच्छ है, छोटा है और वो अपने धर्म से इतना ज्यादा जुड़ जाता है कि वो दूसरे धर्म को नुकसान पहुंचाने और दूसरे धर्म को हीन समझने में भी पीछे नहीं हटता और उसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। ये सोच सांप्रदायिकता है। असांप्रदायिकता के आधार पर देश में सांप्रदायिक दंगे हो जाते हैं। धर्म के आधार पर दो विशेष धर्म कि लोग आपस में लड़ने लग जाते हैं। इससे देश की एकता, अखंडता, विकास, प्रतिष्ठा को चुनौती मिलती है। इसलिए सांप्रदायिकता का जहर खासकर उन देशों में अधिक देखने को मिलता है जहां पे विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं। भारत जैसे देशों में भी जो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होते हुए भी सांप्रदायिकता की चुनौती को कभी कभी खुद देखता है और महसूस करता है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। पहले हम चर्चा कर लेते हैं विधायिका। विधायिका मतलब संसद, कानून बनाने वाली संस्था, लोकतंत्र की आत्मा। भारत में द्विसदनीय प्रणाली है, लोकसभा और राज्यसभा। देश के अंदर सारे कानूनों का निर्माण लोकसभा और राज्यसभा के माध्यम से अधिकतर तौर पे होता है। देश के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में शक्तियों का एक तरह से कहीं कहीं विभाजन दिखाई देता है। लोकसभा निम्न सदन है लेकिन पावरफुल सदन है। राज्यसभा उच्च सदन है लेकिन वो लोकसभा इतनी पावरफुल नहीं है। कारण क्या है, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। लोकसभा और राज्यसभा दोनों संसद के सदन है, लेकिन लोकसभा में सदस्यों की संख्या राज्यसभा की तुलना में अधिक है।
जहां लोकसभा में 545 है, वहीं राज्यसभा में सिर्फ 250 है। लोकसभा में धन विधेयक, बजट पारित होता है। लोकसभा पारित इसलिए शक्तिशाली है। साधारण कानून, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति के चुनाव, महाभियोग, संविधान संशोधन, इन मामलों में लोकसभा और राज्यसभा दोनों की शक्तियां एक समान है। लेकिन जहां पर धन विधेयक आ जाता है, वहां पे सिर्फ लोकसभा में धन विधेयक रखा जाएगा। दूसरा ये कि लोकसभा जो है, बजट को लोकसभा में ही रखा जाता है। तो ये समझ लें कि यहाँ पे जो लोकसभा है वो राज्यसभा के तुलना में ज्यादा शक्तिशाली है। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, राज्यसभा का 6 वर्ष है। लेकिन ऐसा नहीं कि राज्यसभा की वैल्यू कम है, राज्यसभा की भी वैल्यू काफी है। जब लोकसभा नहीं रहती है तो राज्यसभा हमेशा रहती है। दूसरा, राज्यसभा लोकसभा के अविवेक विधेयकों को भी रोकने की शक्ति रखती है। भारत में 2 सदनीय व्यवस्था को अपनाया गया, संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया, ताकि देश के अंदर लोकतांत्रिक स्तंभों को मजबूत किया जा सके। 2 सदनीय व्यवस्था को अपना के देश के अंदर एक तरह से एक सदन का दूसरे सदन के प्रति एक तरह से जवाबदेही बनाने की भी कोशिश की गई। लोकसभा और राज्यसभा के जो कार्य हैं वो मैंने आपको बताए। लेकिन जो हम ये संसद का इस समय ढांचा देखते हैं, उस समय हम ये भी चीज आपको लिखना चाहिए कि मौजूदा समय में संसद के अंदर सदस्यों की उपस्थिति कम दिखाई दे रही है। बहस का जो स्तर है वो गिरता जा रहा है। संसद के अंदर काम कम और शोर शराबा अधिक हो रहा है। संसद में पहले जो राम मनोहर लोहिया, पंडित नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी जैसे दिग्गज बैठते थे, जिनकी एक तरह से स्टैंडर्ड ही अलग था, ऐसे दिग्गज नेताओं के और सिविल नेताओं की अब संसद में कमी दिखाई दे रही है। तो एक तरह जो जो जनता के पैसे के आधार पर यह संसद चलती है, कहीं ना कहीं संसद के अंदर काम कम और शोर अधिक दिखाई देता है। अब हम आगे आ जाते हैं कार्यपालिका। कार्यपालिका में मेन क्वेश्चन आता है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री भारत के अंदर, मैं ये कहूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा है तो गलत नहीं होगा। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का निर्माण करता है, मंत्रियों में विभागों का बंटवारा करता है, मंत्रियों की बैठकों की अध्यक्षता करता है। दल का नेता, राष्ट्र का नेता, संसद का नेता प्रधानमंत्री होता है। देश के महत्वपूर्ण नीतियों को बनाने में, देश में महत्वपूर्ण नीतियों की घोषणा करने में प्रधानमंत्री की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है। अगर वो किसी मंत्री से नाराज भी हो जाए तो उसको पद से भी हटाने की शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है। विदेश नीति के निर्माण में उसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। कोई नहीं ये भूल सकता कि पंडित नेहरू ने एक प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए देश की विदेश नीति को किस तरह से एक नई दिशा दी थी। अब हम बात करते हैं न्यायपालिका की। न्यायपालिका की हम यहाँ बात करेंगे तो सबसे पहले आ जाता है सुप्रीम कोर्ट, जो सबसे ऊपर है। एक तरह से एकीकृत न्यायपालिका है, जिला न्यायालय, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मेन क्वेश्चन जो आता है सुप्रीम कोर्ट पे आता है। सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में केंद्र और राज्य के झगड़ों का निपटारा। अपीलीय में ये ताकत है कि अगर आपको छोटे न्यायालय उस न्याय के फैसले से खुश नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। कानूनी सलाह की भी शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट हमारे मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है, संविधान की भी रक्षा करता है। लेकिन जो सबसे मेन पावर मुझे और सबसे बेहतरीन पावर सुप्रीम कोर्ट की में मुझे लगती है वो है न्यायिक सक्रियतावाद। न्यायिक सक्रियतावाद का मतलब यह है कि न्यायालय जो है सिर्फ न्याय नहीं देता, बल्कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को ऊपर भी उठाने का प्रयास करता है। वो महिलाओं के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, देश की संपत्ति के लिए, छात्रों के लिए अपने फैसले सुनाता है। तो कहीं कहीं ना कहीं वो न्यायिक सक्रियतावाद की भूमिका अदा करता है। और यहीं पे बहस शुरू हो जाती है विधान पालिका, क्या कार्यपालिका और न्यायपालिका में, क्योंकि इनका कभी कभी विधायिका का और कार्यपालिका का आरोप होता है कि न्यायपालिका उनके क्षेत्र में ज्यादा दखल दे रही है। लेकिन ये हमें समझना चाहिए कि ये लोकतंत्र के स्तंभ है कि भाई एक अगर गलत कर रहा है तो दूसरे को उसको रोकने की ताकत है। बीए प्रोग्राम
कि स्टूडेंट्स भारतीय शासन और राजनीति के क्वेश्चन को उठाते समय शॉर्ट्स नोट्स ज़रूर उठाया करें। जो 4 शॉर्ट्स नोट देते हैं उसमें से 2 करने होते हैं, वो 2 को ज़रूर ज़रूर उठाएँ, उसमें आपको नंबर मिलने के ज़्यादा चांस होते हैं। नंबर 2 कि आप पेपर को करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इंट्रो भी लिखें, पॉइंट में आंसर दें, निष्कर्ष भी लिखें। एक चीज़ मैं और ज़्यादा इसके ऊपर बोलना चाहूँगा कि मैं जो आपको बता रहा हूँ, ये पॉइंटों के रूप में बता रहा हूँ, इसको पेपरों में एक्सप्लेन ज़रूर करें और जो मैं अपनी वीडियो डालता हूँ, उसमें आपके लिए बुक्स, नोट्स भी उपलब्ध होते हैं फ्री में ताकि आपको अधिक से अधिक सुविधा मिल सके। आपको अब मेरी वीडियो पसंद आ रही है या उससे आपको फ़ायदा मिल रहा है, तो आप दूसरे छात्रों को भी इसको अधिक से अधिक शेयर करें क्योंकि मुझे मालूम है ओपन लर्निंग के बहुत सारे स्टूडेंट्स अपने जॉब में लगे रहते हैं। अगर उन्हें इस तरह की वीडियो मिल जाए, तो बहुत कम समय में अच्छे नंबरों के लिए अपनी तैयारी कर सकते हैं।